बहू, तुम्हें परेशानी होती होगी ना अकेले घर चलाने में। लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर दूं। एक काम करो, तुम आराम से अपना काम करो। मैं पूरा घर, तुम्हारे पति और बच्चे सबको देख लूंगी। बड़ी ही मधुर आवाज में उमा जी ने कहा अपनी बहू कविता से। आज अचानक से 4 साल बाद सास का बदला रूप देखकर कविता हैरान थी। सास के मन में क्या था ये अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए उसने तुरंत कहा, नहीं माँ जी, आप परेशान मत होइए। मेरी वजह से आपको तकलीफ होगी। आप जाइए अपने छोटे बहू और बेटे के पास। मैं अपना परिवार, अपना पति, अपना बच्चा खुद देख लूंगी। कविता की बात सुन उमा जी मुंह बनाते हुए बोली, बहू प्लीज मुझे अपने साथ रख ले। मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी घर के कामों में। सास की नौटंकी देख कविता ने कहा, माँ जी भूल गई क्या? जब मैंने आपको अपने साथ रहने के लिए बोला था, जब मुझे सच में आपकी ज़रूरत थी, तो आपने मुझे घर से, मेरे अपाहिज पति और 1 साल के छोटे से मासूम से बच्चे के साथ घर से बाहर निकाल दिया था। उस समय तो आपने ये नहीं सोचा था कि मैं कहाँ अपना एक अपाहिज पति और 1 साल का बच्चा लेकर जाऊंगी। आज तो आप अपने एक पेट के लिए परेशान हैं और मेरे बारे में सोचा था। अरे मेरी तो छोड़ो, रवि तो आपके खुद के बेटे थे ना, आपने उनके बारे में भी नहीं सोचा था? अपने 1 साल के मासूम से पोते के बारे में भी नहीं सोचा था? कहाँ लेकर जाऊंगी, क्या करूंगी, कैसे? धक्के मार के आपने अपने छोटे बेटे और बहू के साथ मिलकर हमें घर से बाहर निकाल दिया था। भूल गई? उस समय तो आप हमारे साथ नहीं खड़ी थी, आपको हमारी तकलीफ नहीं दिखाई दे रही थी। ये तो आपके लिए मर गए थे ना, फिर आज कैसे मरा हुआ प्यार जिंदा हो गया? कविता की बात सुन उमा जी ने अपना सर झुका लिया। क्या बोलें, उन्होंने खुद ही अपना रास्ता बेकार किया था। बहू बेटे से बिगाड़ तो उन्होंने ही किया था। असल में रवि और कविता की लव मैरिज थी। रवि पूरे परिवार के खिलाफ जाकर कविता से शादी किया था, जिससे उमा जी बहुत चिढ़ी हुई थी। उमा जी के पति थे नहीं। बड़ा बेटा रवि लव मैरिज करके आ गया, तो छोटे बेटे की शादी उमा जी ने अपने हिसाब से कर दी। बेटी थी नहीं, 2 ही बेटे थे, बड़ा बेटा रवि और बहू कविता, छोटा बेटा सूरज और बहू चांदनी। फिलहाल तो घर में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। बस पूरा परिवार कविता का दुश्मन बना हुआ था, क्योंकि वो लव मैरिज करके आई थी। इसलिए उमा जी हर बार अपने छोटे बेटे और बहू की ही साइड लेती थीं। ज़्यादातर उमा जी चांदनी और सूरज जी की जी हजूरी में ही लगी रहती। सूरज की अच्छी खासी नौकरी थी, अच्छा कमाता था, जिसके चलते घर में उसकी इज्जत भी थी। और पति की कमाई अच्छी है तो पत्नी की इज्जत अपने आप बनी रहती है। और इधर रवि की कमाई कुछ खास नहीं थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में सुकून था। कविता भी काफ़ी सहनशील और शांत स्वभाव की थी। वो जानती थी कि पूरा परिवार उससे नफरत करता है, फिर भी वो सबका दिल जीतने में लगी हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने सुन रखा था कि लव मैरिज वाली बहू का आदर उसके ससुराल में नहीं होता है। लेकिन कविता ने सोच रखा था कि अपनी मेहनत, लगन और प्यार से सबका दिल जरूर जीत लेगी। बस इसी वजह से वो दिन रात काम में लगी रहती, घर वालों की सेवा में। चांदनी देवरानी थी, फिर भी वो चांदनी की हर संभव मदद करती। ज़्यादा से ज़्यादा काम कविता खुद ही संभाल ली थी। इसके बावजूद भी छोटी छोटी बातों पर उमा जी हमेशा कविता को गालियां देती रहती, चांदनी की हाँ में हाँ मिलाती रहती। एक तरफ से चांदनी ही उनकी फेवरेट बहू थी। इसी बीच कविता ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। इधर कविता अपनी सास और पूरे परिवार का दिल जीतने में लगी थी कि समय का ऐसा चक्र घुमा। रवि को अचानक से लकवा का झटका लग गया। उसका दाहिना पूरा अंग ही लकवा ग्रस्त हो गया। इलाज होने के बाद भी रवि पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया। वो बस खुद का काम ही कर लेता था। धीरे धीरे बाथरूम चला जाता, नहा लेता, कपड़े पहन लेता। 5 मिनट का काम 15 मिनट में करता। लेकिन ये था कि रवि खुद का काम खुद से कर लेता था, किसी का मोहताज नहीं था। लेकिन बस अपनी रोज़मर्रा के काम ही कर सकता था। एक तरफ से रवि परिवार के लिए पूरी तरह से बेकार हो गया था, किसी काम का नहीं रह गया था। अच्छा खासा 6 फुट का मर्द देखते ही देखते निढाल हो चुका था। अब तो जैसे कविता की पूरी जिंदगी ही अंधेरे में हो गई थी। 1 साल का छोटा बेटा और पति की हालत बच्चों से भी बदतर।
बेचारी पति और बच्चे से फुर्सत ही नहीं पाती कि घर के काम कर सके, जिसके चलते कुछ दिनों बाद ही धीरे धीरे करके चांदनी कविता के ऊपर चिढ़ने लगी, चिल्लाने लगी, काम को लेकर ताने देने लगी। उसने देखा कि जब उसकी जेठानी की इज्जत उसकी सास ही नहीं कर रही तो भला वो क्यों करती। इसलिए वो भी उम्मा जी को सुना सुना कर कहती, माँ जी अब तो मेरा एक ही पति कमाने वाला रह गया ना, तो क्या मैंने सबको पालने का ठेका ले रखा है? आपको भी पाले, आपके बड़े बेटे को भी पाले, बड़ी बहू को भी पालें और उसके बच्चे को भी पालें। ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और वैसे भी ये महारानी तो दिन भर पति की सेवा में और बेटे की सेवा में लगी रहती हैं, घर के भी काम नहीं कर रही, तो बैठाकर खिलाने की औकात हमारी नहीं है। छोटी बहू की बात सुन उमा जी भी तुरंत बोल पड़ी, हाँ बहू, ठीक कह रही हो तुम। बड़ी बहू को तो लग रहा है जैसे काम ना करने का बहाना मिल गया हो, दिन रात पति के साथ चिपकी रहती है। तुम रुको, मैं उससे बात करती हूँ। कहीं ना कहीं उमा जी भी अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वो छोटी बहू की हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगी तो 2 मिनट नहीं लगेगा उसे उन्हें भी घर से बाहर का रास्ता दिखाने में। इसलिए तुरंत ही चांदनी की बात सुन वो पहुंची कविता के पास और बड़े ही ऊंचे और व्यंग भरे तानों के साथ बोली, अरे ओ महारानी, दिन भर बैठे रहोगी या घर के काम भी करोगी? तुम्हें तो काम ना करने का अच्छा बहाना मिल गया है, पति की बीमारी का। ऐसी कौन सी सेवा है जो दिन रात पति के पास बैठकर ही होगी? और घर के काम कौन करेगा? तुम्हारा बाप? माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? आपने अपने बेटे की हालत देखी है? उन्हें लगातार किसी की ज़रूरत है और ऊपर से छोटा बच्चा भी है। आप बच्चे को भी तो नहीं देख रही कि मैं कोई काम ही कर सकूं। अच्छा जी, तो मतलब मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ, तुम्हारा बच्चा संभालूंगी? ये ख्वाब ना तुम सपने में भी मत देखना। चुपचाप से जाकर घर के काम करो, नहीं तो अपनी अलग व्यवस्था कर लो। छोटी बहू ने साफ साफ बोल दिया कि वो इतने लोगों का पेट नहीं पाल सकती। इतना सुनते ही कविता डर गई। माँ जी, अगर मैं इस घर से चली जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? मेरे पति की हालत तो पता है ना आपको। बिना पैसों का एक दिन रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं इन दोनों को देखते हुए कोई काम भी नहीं कर पाऊंगी, रोते हुए कविता बोली। तो कविता की बात सुन उमा जी ने कहा, देखो मुझे सब पता है, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अगर मैं तुम्हारी साइड में छोटी बहू से कुछ बोलने गई तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देगी, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? भाई मेरी तो मजबूरी है, मुझे उनके साथ रहना है। तुम अपना देख लो। और वैसे भी जब तुम लव मैरिज करके अपने माँ बाप का घर छोड़कर भाग सकती हो तो ससुराल से क्यों नहीं भाग सकती हो? जाओ अपने पति को लेकर, देखो अपनी व्यवस्था, कहते हुए गुस्से में चली गईं। उमा जी अब बेचारी कविता परेशान हो गई। मायके में भी कोई ऐसा नहीं था जो उसे सहारा दे सके। सहारे की तो बात ही दूर, कविता के घर से भागने पर कोई उससे बात भी नहीं करता था। सबने रिश्ता खत्म कर लिया था। कविता बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, ना पति को छोड़ सकती ना बच्चे को छोड़ सकती। क्या करे, कहाँ जाए? कोई रास्ता ही नहीं था उसके पास। उसने चांदनी को और उमा जी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों ने ही साफ साफ उसे मना कर दिया अपने साथ रखने को। कविता ने लाख कहा कि माँ जी मुझे बस इस घर में रहने दीजिए, मैं काम कर लूँगी, बस 2 रोटी खाने को दे दीजिएगा। धीरे धीरे करके रवि ठीक हो जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन उमा जी का सीधा सा जवाब रहता, बहू अब तुम्हारा पति कभी ठीक नहीं होने वाला। जब से उसकी जिंदगी में तुम आई हो उसके सारे ग्रह नक्षत्र ही खराब हो गए हैं। इसकी उम्मीद तो तुम छोड़ ही दो। और रही बात घर में रहने की, तो भाई ये तुम्हारा भी घर है। एक काम करो, तुम अपने घर का बंटवारा कर लो। 5 कमरे हैं घर में, 2 तुम ले लो, 2 छोटी बहू ले ले और 1 कमरा मैं ले लूँगी, फिर अपने अपने हिस्से में रह लो। कहते हुए उमा जी ने कुछ लोगों को बुलाकर घर का बंटवारा कर दिया। उमा जी खुद तो छोटे बेटे और बहू के साथ चली गईं और बेचारी कविता को अकेले उसके अपाहिज पति और 1 साल के मासूम बच्चे के साथ छोड़ दिया अकेले रहने को। तो कविता ने उमा जी से कहा, माँ जी कम से कम आप तो मेरे साथ चलिए। आप अगर बच्चे को और रवि को देख लेंगी तो मैं बाहर निकलकर कुछ काम कर लूँगी।
इतना सुनते ही तुरंत गुस्से में उमा जी ने कहा, बहू, मैं तुम्हारी नौकरानी हूं जो बैठकर तुम्हारे परिवार की सेवा करूंगी? इस बुढ़ापे में बस मेरे यही काम रह गए हैं। अब क्या बुढ़ापे में भी चैन से नहीं रहने दोगी? तुम जाओ यहाँ से, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं तो शांति से छोटे बेटे और बहू के साथ पड़ी रहूंगी। कम से कम बुढ़ापा तो ढंग से निकल जाने दो। बहुत ही मतलबी औरत थी उमा जी। कविता की बात तो दूर, उन्हें अपने बेटे तक पर दया नहीं आई। उन्हें बस अपनी ही दिखाई दे रही थी। कविता को अलग करने के बाद उसके हिस्से में 2 कमरा आया। बेचारी 2 कमरे में पति और बच्चे के साथ पड़ी रहती। कोई एक बार झांकने भी नहीं गया। इधर रवि भी लाचार था। माँ की, भाई की, भाभी की, सबकी हरकतें उसे पता थी, लेकिन वो इतना मजबूर था कि कुछ कर ही नहीं सकता। बार बार आंखों में आंसू आ जाते। कितनी बार तो उसने कविता से कहा भी, कविता, मेरी वजह से तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। मैं अब तो बेकार हो चुका हूं, किसी काम का नहीं हूं, एक जिंदा लाश हूं। तुम अभी भी चली जाओ, कहीं और अपनी जिंदगी बसा लो। तुम्हारी जिंदगी अच्छी निकल जाएगी। मेरे चक्कर में तुम अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद मत करो। इतना सुनते ही कविता रोने लगती है। रवि, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके साथ को पाकर ही तो मैंने अपना परिवार, अपना मायका, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, और आप मुझे अपने आप को छोड़ने के लिए कह रहे हैं? अगर आपकी जगह मुझे कुछ हो गया होता तो क्या आप मुझे छोड़ देते? कविता, ये वक्त अभी इमोशनल होने का नहीं है। सच्चाई को देखो, समझो। मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूं। कुछ दिनों बाद खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। रवि की बात सुन कविता सोच में पड़ गई। सही तो कह रहे थे रवि। आखिर बैठे बैठे कब तक घर चलेगा? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या? क्योंकि कविता पूरे दिन घर से बाहर रहकर नौकरी भी नहीं कर सकती, बच्चे और रवि को छोड़कर। इसलिए मजबूरी में कविता ने एक बार सोचा भी कि वो लोगों के घरों में खाना बनाने का काम कर लेगी, लेकिन रवि उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। नहीं कविता, मैं तुम्हें यहाँ रानी बनाकर लाया था, नौकरानी बनता हुआ नहीं देख सकता। तुम ये काम बिल्कुल नहीं करोगी। कहते हुए रवि रोने लगा। अपनी मजबूरी पर खुद को कोसने लगा। रवि की हालत देख कविता को भी बहुत बुरा लगा। इसलिए उसने लोगों के घर में खाना बनाने का काम करने से मना कर दिया। अब वो घर पर रहकर ही कुछ करना चाहती थी, लेकिन क्या? ये बहुत बड़ा सवाल था। आखिर कुछ सोचते हुए कविता के दिमाग में आया कपकेक। कपकेक वो बहुत अच्छा बनाती थी, लेकिन केक बनाने से काम नहीं चलेगा। उसकी मार्केटिंग करना जरूरी था, उसे घर घर पहुंचाना जरूरी था, लोगों को उसके बारे में बताना जरूरी था। वो कैसे होगा? काफ़ी सोचने के बाद, समझने के बाद रवि ने उसे दिमाग दिया, कविता, तुम कपकेक बनाओ और कॉलेज के, स्कूल के लंच टाइम के समय, छुट्टियों के समय वहाँ पर अपना कप केक लेकर जाओ। वहाँ बच्चे मिलेंगे तो तुम्हारी बिक्री भी अच्छी होगी। कविता ने भी वही किया। धीरे धीरे करके उसका कप केक बहुत अच्छा निकल पड़ा। कविता सुबह घर का सारा काम करके, पति को, बच्चे को खिला पिलाकर, दवाई खिलाकर, कप केक बनाकर स्कूल के बाहर, कॉलेज के सामने बैठ जाती। बच्चे थे जिसकी वजह से कविता का कप केक अच्छा चलने लगा। तो उसने वहाँ के दुकानदारों से बातें की। वो लोग भी उसका कप केक बेचने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कविता ने उनसे साफ साफ कह दिया था कि आपको कप केक मेरे घर से लेकर आना होगा। उसके लिए भी सारे दुकानदार तैयार थे, क्योंकि उसकी बिक्री बहुत अच्छी चल रही थी। अब धीरे धीरे करके कविता ने ऐसे ही 2-3 स्कूलों के सामने दुकान वालों से बातें की। धीरे धीरे अपने गांव में, मोहल्ले में लोगों तक अपने कप केक के बारे में पंपलेट छपवा कर लगवा दिया। कप केक के साथ अब धीरे धीरे केक के भी ऑर्डर आने लगे। कविता सबसे कम दाम पर अच्छे से अच्छा केक बना कर देती, जिससे कस्टमर और भी ज़्यादा आने लगे। अब धीरे धीरे कविता को किसी की मदद की ज़रूरत होने लगी। उसने अपनी पूरी गृहस्थी एक कमरे में समेट ली और एक कमरे में पूरी तरह से अपने छोटे से बिजनेस के लिए लगा दिया। और ऐसे 2 ज़रूरतमंद औरतों को ढूंढ कर लाई जो पूरी दोपहर खाली रहती हैं, लेकिन उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि उसे पता था
कि ऐसी औरतें मन लगाकर काम करती हैं, मेहनती होती हैं। धीरे धीरे कविता का छोटा सा बिजनेस अच्छा चलने लगा और इस समय उसके पास 4 से 5 औरतें काम कर रही थीं। अब कविता को अपना केक बाहर ले जाकर बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कस्टमर खुद उसके घर पर आकर केक ले जाते थे। दुकान वाले भी टाइम टाइम पर आकर अपना ऑर्डर लेकर जाते। कुछ औरतों की मदद मिलने की वजह से उसे काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। वो पति की सेवा के साथ साथ बच्चे की भी देखभाल अच्छे से कर लेती थी। रवि भी बैठे बैठे कविता की बहुत मदद करता था पैकिंग में। बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद तो अब जाकर कविता की जिंदगी बदली थी कि अचानक ही उमा जी एक दिन रोते हुए आ गई। बहू, मुझे अपने पास रख लो। आज शायद जिंदगी में पहली बार उन्होंने कविता को प्यार से बहू बोला था। बहू, मैं तुम्हारे पूरे घर की देखभाल कर लूँगी, तुम्हारे पति को, बच्चों को संभाल लूँगी। तुम अपने काम पर ध्यान देना। मैं छोटी बहू के साथ नहीं रहूँगी। बहुत ताने देती है, बहुत उल्टी सीधी बातें बोलती है। बेटा भी उसी की सुनता है, मेरी बिल्कुल नहीं सुनता है। तिल तिल कर मरती हूँ मैं उनके साथ। कहते हुए उमा जी रोने लगी। सास को रोता हुआ देख कविता को समझ में ही नहीं आया कि वो क्या कहे। वो रवि की ओर देखने लगी। कैसी बहू माँ, कैसी बहू? जब तुम्हारा कोई बेटा ही नहीं है तो बहू कहाँ से आ गई? आज कविता के इतने संघर्ष के बाद तो जाकर हमें चैन की 2 रोटी मिलने लगी है, वो भी तुमसे देखा नहीं जा रहा। बिना पेंदी की लोटा हो गई हो, जब मर्जी जहां मर्जी लुढ़क जाती हो। तुम मेरी माँ हो? मुझे ये कहते हुए भी शर्म आ रही है। जब तुम अपने अपाहिज बेटे का नहीं हो सकी, 1 साल के पोते का नहीं हो सकी, तो तुम अपनी बहू की क्या होगी? माँ, बड़ी मुश्किल से मेरी गृहस्थी संभली है। मैं अपनी गृहस्थी में तुम्हें लाकर फिर से अपने घर में महाभारत नहीं करवाऊंगा। आज तुम रोते हुए आओगी, कल अपनी लाडली बहू और बेटे को लाओगी, क्योंकि अब तो तुम्हें पैसा दिखाई देने लगा। जब हमारे पास पैसे नहीं थे ना, तो मैं ना तुम्हारा बेटा था, ना तुम्हारी कोई बहू थी, ना कोई पोता था। आज पैसे देखकर रिश्ते याद आने लगे। माफ़ करना, मैं तो खुद अपाहिज हूँ, कविता के भरोसे हूँ। मैं आपको यहाँ नहीं रहने दे सकता। मैं उसे शादी करके लेके आया, मैंने उसे कोई सुख नहीं दिया। मेरी ऐसी हालत में जब मेरे अपने ही परिवार ने मुझे ठुकरा दिया, घर से बाहर निकाल दिया, तो वो मेरे साथ साथ खड़ी रही। बहुत झेला है माँ उसने, अब और नहीं। तुम अपने प्यारे बेटे और बहू के पास ही रहो, हमें माफ़ कर दो। हम जैसे भी हैं अपनी हालत में खुश हैं। हाँ, तुम्हें अगर कुछ पैसों की ज़रूरत है तो वो तुम हमसे ज़रूर ले लो, लेकिन रहो तो तुम अपने लाडले बेटे और बहू के ही साथ। 2 टूक सा जवाब देकर रवि ने कहा। रवि की बात सुन उमा जी ने कविता की ओर देखा। कविता ने कुछ भी नहीं कहा। वो बस लगातार नजरें नीचे किए हुए अपने काम में लगी रही। उमा जी समझ गई कि अब उनकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली है। बहू तो शायद रख भी ले, लेकिन बेटा तैयार नहीं होगा। इसलिए उमा जी चुपचाप वहाँ से जाने में ही अपनी भलाई समझी। दोस्तों, बात तो सही है। अगर आप काम करते करते मर भी जाओ तो भी आपकी कोई कदर नहीं होगी, और अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, बिना काम किए भी आपकी तारीफें ही होगी।